कोलंबिया के एक शानदार भवन में एक अंतर्राष्ट्रीय सरगना एक आलीशान जीवन का आनंद ले रहा था। पूरे भवन की सुरक्षा बॉडीगार्डों की एक टीम द्वारा की जाती थी। उसे हर सुबह स्विमिंग में तैरने की आदत थी। उसने अचानक अपनी महंगी घड़ी को स्विमिंग पूल के तल पर देखा। वह उसे वापस लेने के लिए नीचे कूदा। जैसे ही उसका हाथ उसे छूने वाला था, एक काले हाथ ने अचानक उसे नीचे खींच लिया, जिससे वह डूब गया। मालिक सांस नहीं ले पा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई बॉडीगार्ड उसे देख लेगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काले कपड़े पहने अनजाने आदमी ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। कुछ मिनट बाद उसका शरीर ऊपर तैरने लगा। किसी को पता नहीं चले, इसलिए काले कपड़े पहने आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिस कारण ऐसा लग रहा था कि वो तैर रहा है। बॉडीगार्ड का ध्यान भटकाकर वह भागकर तहखाने में गया और अपना टाइट स्विम सूट उतार दिया। वह संगठन का नंबर 1 हत्यारा था। आर्थर कभी भी किसी हत्या में असफल नहीं हुआ था। उसकी सबसे खास बात यह थी, वह हत्या की परफेक्ट योजना बनाता था। कोई बंदूक की गोली या कोई निशान नहीं छोड़ता था। आर्थर ने नौकरों और बॉडीगार्डों को अनदेखा कर दिया जब वह अपने मालिक के शव को देखकर चिल्ला रहे थे। उन्होंने केवल यही सोचा कि मालिक की डूबने से मृत्यु हुई है, न कि किसी हत्यारे ने उसकी हत्या कर दी है। सुरक्षा की कमी का फायदा उठाते हुए उसने एक रसोइये की पोशाक पहन ली, वहां से निकलकर भाग गया और एक पुल की ओर चल पड़ा। उसने अपनी घड़ी देखी और समय का अनुमान लगाया कि नाव पुल के नीचे कब पहुंचेगी। वह नीचे कूद गया और नाव की पूंछ से चिपक गया। इंजन की ताकत का उपयोग करते हुए आर्थर ने बिना ताकत खोए आसानी से तैरने में सफल रहा। मिशन को पूरा करने में केवल 24 घंटे का समय लगा। वह जल्दी से अपने एकांत नाव वाले घर में चला गया। उसने गार्ड को ओवरटाइम वेतन के रूप में एक शराब की एक बोतल दी। उसने कुशलता से एक स्पीड बोट ली और भाग गया। उसका गुप्त ठिकाना मुख्य भूमि से बहुत दूर था, ताकि उसकी पहचान और मिशन पूरी तरह से छिपे रहें। इस हत्या के बाद उसने अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ संगीत बजाया। इसके बाद वह बॉस की जानकारी और फोटो को नष्ट करने चला गया। इस घटना को अंजाम देने से पहले उसने 1 महीना तक शोध किया था। जिस मालिक की अभी अभी आर्थर ने हत्या की थी, वो एक कुख्यात तस्कर था। इलाके के सभी लोग उस आदमी से नफरत करते थे। उसने अपने गुर्गों को इसलिए लोगों को पिटवा दिया था क्योंकि उनकी कारें उसका रास्ता रोक रही थी। आर्थर का तरीका अलग था। उनका मानना था कि बंदूक की ट्रिगर चलाना आसान है, लेकिन उसके सबूतों से बचना मुश्किल है, इसलिए वो कभी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करता था। उसने खाना खाते हुए ऑनलाइन समाचार पढ़ा, जिसमें बॉस अपने निजी आवास पर तैराकी करते समय डूबने से मौत की बात कही गई थी। वे संतुष्ट हो गया और अपना भुगतान लेने चला गया। प्रत्येक काम के बाद उसने 1 से 2 मिलियन कमाए, जो बिना किसी चिंता के जीवन भर आराम से रहने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने पैसे के लिए एक अमेरिकी शैली के नाश्ते के भोजनालय में बिचौलिए से मिलने का प्रबंध किया। जो व्यक्ति आया वह चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी था। वह व्हील चेयर पर था, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत दिख रहा था। वह हैरी था, जो आर्थर का पुराना जिगरी दोस्त था। उसका काम संगठन के लिए पैसों का भुगतान करने के लिए बिचौलिया बनना था, इसलिए आर्थर उसका बहुत सम्मान करता था। आर्थर के कौशल को जानते हुए हैरी ने अपने बेटे स्टीव को प्रशिक्षण देने के लिए कहता है, क्योंकि उसके अनुसार स्टीव बेकार और आलसी था। हैरी ने जो पैसा कमाया था वह जीने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। यह सुनकर उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके और हैरी के बीच लंबे समय से रिश्ता था। पैसे लेने के बाद आर्थर एक बार में मौज मस्ती करने चला गया। एक निर्दयी हत्यारा होने के बावजूद कौन सा आदमी सुंदर युवा लड़कियों को पसंद नहीं करता। तुरंत उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, इसीलिए वे उसके साथ होटल गया और वह किया जो हर कोई जानता है ना? काम पूरा होने के बाद उसने ढेर सारी नकदी छोड़कर चला गया। घर वापस आकर आर्थर ने अपना अगला मिशन पूरा करने के लिए अपना कंप्यूटर खोला। वह चकित रह गया, क्योंकि इस बार संगठन ने उसे ऐसे व्यक्ति की हत्या करने का मिशन सौंपा जो कोई और नहीं बल्कि उसका करीबी दोस्त हैरी था। उसे लगा कि संगठन से कोई गलती हुई है, इसलिए उसने इस पर सवाल उठाने के लिए फोन किया। लेकिन लाइन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने पुष्टि की कि जिसे वे खत्म करना चाहते थे वह वास्तव में वही था। आर्थर ने स्पष्ट कारण जानने के लिए उनसे मिलने चला गया। वह डीन द्वारा गुप्त पते पर भेजे गए एक निजी विमान में सवार हुआ। उतरने पर उसकी मुलाकात डीन के बॉडीगार्ड से हुई। उसे देखने पर पता चला कि वह बॉडीगार्ड एक विश्व मुक्केबाजी चैंपियन था, फिर भी डीन के लिए एक गार्ड के रूप में काम कर रहा था। उस समय डीन अपने बेटे से फोन पर बात कर रहा था। उसने आर्थर को समझाया कि 6 महीने पहले संगठन ने ड्रग माफियों से निपटने के लिए दक्षिण अफ्रीका में 5 गुर्गों को भेजा था, लेकिन सभी 5 की अजीब तरह से मौत हो गई। संगठक को इस बारे में कोई भी जानकारी वापस नहीं भेजी गई। इस सौदे के बारे संगठन के वरिष्ठ निदेशक और हैरी को पता था। जांच करते समय निदेशक ने हैरी के बैंक खाते में
असामान्य लेन देन देखा। लगभग $20 मिलियन आए हुए थे। उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसके पास केवल गुजारा चलाने जितने ही पैसे थे। इसके अलावा वह अपने बेटे के लिए कर्ज भी उठा रहा था। तो इतना पैसा कहां से आया? क्या होगा अगर हैरी ने संगठन को धोखा दिया है? कहीं हैरी संगठन के किसी गलत आदमी को तो ना मार दे, इसलिए वह हैरी को मारना पसंद करेंगे। आर्थर को ही अपने दोस्त को मारना होगा। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, जिसे उसे मारना आसान हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आर्थर के पास मिशन पूरा करने के लिए केवल 48 घंटे थे, अन्यथा संगठन उसे किसी और से मरवा देगा। आर्थर को आंतरिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। आर्थर ने हैरी को फोन करके उसे तुरंत इमारत छोड़ने की चेतावनी दी, क्योंकि संगठन का मानना था कि उसने उन्हें धोखा दिया है और उसे मारने के लिए किसी को भेज रहा है। हैरी ने जरूरी चीजें इकट्ठी की, अपनी रक्षा करने वाली बंदूक लाना नहीं भूला। आर्थर के निर्देशों का पालन करते हुए उसने लिफ्ट का रास्ता लिया, जिससे पूरी 18वीं मंजिल की बिजली व्यवस्था शॉर्ट सर्किट हो गई, जिसे सुरक्षा कैमरे काम करना बंद कर दिए। वह जल्दी से इमरजेंसी लिफ्ट की ओर बढ़ा और उसके निर्देशों का पालन किया। लिफ्ट से नीचे उतरकर वह बगल की इमारत से जुड़े एक गुप्त रास्ते से चुपके से निकल गया। आर्थर को वहां खड़ा देखकर बहुत राहत मिली, लेकिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कार को देखते हुए हैरी को आखिरकार उसका इरादा समझ में आ गया। उसने संगठन को धोखा देने की बात स्वीकार की और चीजों को इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित करने के लिए उसकी प्रशंसा की। सुरक्षा कैमरों ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और शायद वह डकैती की हत्या का नाटक करे। फिर उसने अपने पास से एक चांदी की बंदूक निकाली। हैरी ने लुटेरों से लड़ने के दृश्य को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए कुछ गोलियां भी चलाईं। उसने उसे बंदूक दी। उसने अपने दोस्त के हाथ से बंदूक ली और सीधे उसकी छाती पर निशाना साधा और उसे खत्म कर दिया। हत्यारे के पेशे ने उसे आंसू बहाने की अनुमति नहीं दी। अंतिम संस्कार के बाद वह अपने पुराने दोस्त से मिलने हैरी की कब्र पर आया और हैरी के बेटे स्टीव से मिला। अपने पिता की मृत्यु के बाद स्टीव शांत और अधिक आज्ञाकारी हो गया। वह आर्थर का अभिवादन करने आया और दोनों कार में बैठकर उस घर में चले गए जहां हैरी रहता था। स्टीव ने आर्थर से शिकायत की कि शायद बूढ़ा आदमी उससे बहुत नफरत करता था, लेकिन आर्थर ने कहा कि वह तुमसे बहुत प्यार करता था। अक्सर उस समय को याद करता था जब स्टीव एक बच्चा था, लेकिन उसने केवल एक कड़वी हंसी दी और कहा, अगर वह मुझसे प्यार करता था तो उसने कभी भी मुझे फोन नहीं किया। जब दोनों घर में दाखिल हुए तो आर्थर ने उसे आर्थिक मदद करने की पेशकश की, लेकिन स्टीव ने मना कर दिया। उसने हैरी का बदला लेने के लिए और अधिक बंदूकें खरीदने के लिए पर्याप्त धन जुटाने के लिए अपनी कार बेचने का इरादा किया। एक आवारा की तरह दिखने के बावजूद उसे अपने पिता की हत्या का बहुत दुख हुआ, यह सोचकर कि व्हील चेयर पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति को गोली कौन मार सकता है। उसने कसम खाई कि वह उनसे बदला लेगा, लेकिन आर्थर ने सावधानी बरतने की सलाह दी और फिर वह चला गया। जब स्टीव अपनी कार में बैठा तो एक अश्वेत युवक उसके पास आया। अचानक उस अश्वेत व्यक्ति ने बंदूक तान दी और स्टीव से कार से बाहर निकलने को कहा। पता चला कि यह व्यक्ति एक कार चोर था, अपने पिता की मौत से दुखी। यह सोचकर कि यह व्यक्ति उस गिरोह से जुड़ा हुआ है, उसने उसका हाथ पकड़ा, उस व्यक्ति को नीचे पटक दिया, जिससे वो दर्द से चिल्लाया। उसके पेट और चेहरे पर लात मारनी जारी रखी। उसने उस व्यक्ति को गोली मारने के इरादे से बंदूक निकाली, लेकिन आर्थर रोक देता है। उसने उस काले आदमी को धमकी दी कि वह आज रात जो हुआ उसे किसी को न बताए, अन्यथा वह मारा जाएगा। स्टीव शांत होने के बाद वह आखिरकार डर के मारे गाड़ी लेकर चला गया। अगले दिन वह आर्थर से मिलने आया। एक हत्यारे के रूप में ट्रेनिंग सीखने के उद्देश्य से आया। संयोग से आर्थर से सड़क पर चलते हुए मिल गया। उसने उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन उस आदमी ने कहा कि बूढ़े आदमी ने पहले आर्थर की बहुत मदद की थी, अब वह मुश्किल में है तो वह मदद नहीं करेगा। आर्थर को ज्यादा परवाह नहीं थी। वह कार में बैठ गया और चला गया, लेकिन अपने मृतक दोस्त की तस्वीर को देखते हुए उसका मन विचलित हुआ। उसने स्टीव से फिर से संपर्क किया ताकि वह उसे खुद की तरह हत्यारा बनने के लिए मार्गदर्शन दे सके। ठीक 7 बजे, जैसा कि तय हुआ था, स्टीव एक पालतू जानवर की दुकान पर उससे मिलने आया। उसने उसे समझाया कि इस पेशे को मैकेनिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे पैसे के लिए अनुबंध पर काम करके समस्याओं को हल करने में माहिर हैं। स्टीव ने इस काम के बारे में सब कुछ जानने का नाटक किया। उसे लगा कि यह उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन आर्थर ने कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते। इन शब्दों ने स्टीव को गुस्सा आया। उसने आर्थर से कहा कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। स्टीव आश्चर्यचकित हुआ जब उसने स्टीव के जन्म से लेकर जवानी तक की सारी जानकारी बता दी। वह कहाँ पैदा हुआ था, उसकी माँ की मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी, यहाँ तक कि स्टीव के हाई स्कूल के आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाल निकाला था। इससे वह पूरी तरीके से प्रभावित और शांत हो गया। आर्थर चाहता था कि स्टीव को एक कुत्ता पालना चाहिए,
क्योंकि कुत्ता उसे दूसरों के साथ घुलने मिलने और भावनाओं में बहकर काम न करने की क्षमता सिखाता है। स्टीव को यह सीखना था कि एक हत्यारा युवक अपना बाहरी मुखौटा कैसे बनाया जाए, जो अक्सर अपने कुत्ते को टहलाता रहता हो, ताकि कोई भी ऐसे युवक पर हत्या का संदेह न कर सके। ऐसी आदत को विकसित करने के बाद आर्थर ने उसे शूटिंग का कौशल सिखाना शुरू किया। स्टीव के कौशल में लगातार सुधार हुआ। पहले वह केवल पेड़ के तने पर गोली चलाता था, लेकिन अब वह एक ऐसी गोली चला सकता था जो कंक्रीट के स्लैब को चकनाचूर कर सकती थी। उसके बाद उसे जीवन बीमा कंपनियों को बेवकूफ बनाने के लिए चिकित्सा ज्ञान में महारत हासिल करनी थी। आर्थर ने जिसको भी मारा था उसे बीमा कंपनियों द्वारा दुर्घटना माना जाता था। हैरी के घर और कार को बैंक द्वारा जब्त किए जाने के बाद स्टीव कुछ समय के लिए आर्थर के साथ रहा। धीरे धीरे स्टीव की निशाना साधने की क्षमता बिल्कुल सटीक हो गई। अब स्टीव के लिए खेल की कठिनाई बढ़ाने का समय आ गया था। वह उसे एक मिशन पर ले गया। दोनों एक पुराने अपार्टमेंट में पहुंचे। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो हथियारों की तस्करी में माहिर था। आर्थर ने हथियार खरीदने वाले ग्राहक होने का नाटक किया, डीलर से एक दिन के भीतर डिलीवरी की मांग की। वह सहमत हो गया और पहले पैसे देने की मांग की। पैसे गिनने वाले व्यक्ति का फायदा उठाते हुए उसने अचानक उसके गले में रस्सी डाल दी और उसका गला घोंट दिया जब तक कि उसकी सांस बंद नहीं हो जाती है। उसने अश्लील फिल्म का एक भाग चालू किया और हथियार तस्कर के शरीर के सामने एक तकिया रख दिया। इस बार मौत का कारण हाइपरसेक्सुअलिटी के कारण मौत थी। स्टीव की हैरान नजर का सामना करते हुए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। आर्थर उसे एक कमरे में ले गया जो उस व्यक्ति के बारे में फोटो और जानकारी से भरा हुआ था, जिसके साथ अभी अभी निपटा गया था। दरअसल यह आदमी न केवल हथियारों में माहिर था, बल्कि ड्रग्स में भी माहिर था। उसने पुलिस पर गोली चलाई, तरह तरह के काम किए, लेकिन फिर भी आजादी से जी रहा था। और अंत में संगठन ने भी उससे इसे संभालने का अनुरोध किया। अब स्टीव की बारी थी। उसे अपना पहला मिशन पूरा करने की जिम्मेदारी दी वह बड़ा आदमी जिससे वह अक्सर कॉफी शॉप में मिलता था। उसके मालिक के अनुसार स्टीव को पता चला कि वह दूसरे संगठन का एक मैकेनिक हत्यारा भी था। उसका शेड्यूल हर सुबह 9 से 10 बजे कॉफी शॉप में होना था। इस आदमी को छूना लगभग असंभव था। हालांकि उसकी दो कमजोरियां थीं, चिहुआ हुआ कुत्ते और युवा लड़के। बड़ा दिखने के बावजूद इस आदमी को कुत्तों से बहुत प्यार था और वह साथी के रूप में कुछ समझदार कुत्तों को रखना चाहता था। स्टीव को आर्थर की सावधानी पूर्वक गणना की भी प्रशंसा करनी पड़ी। वास्तव में यह आदमी स्टीव के जाल में फंस गया। उसने स्टीव को ड्रिंक्स के लिए आमंत्रित किया। स्टीव सहमत हो गया। वह हथियार तैयार करने के लिए आर्थर से मिला। यहाँ उसने एक खास जहर वाली दवा तैयार की। सिर्फ 6 बूंदें ही उस मोटे आदमी को मारने के लिए काफी थी। स्टीव की आंखें उसे देखते ही प्रशंसा से भर गईं। उस शाम भीड़ भरे बार में स्टीव ने अपने हुनर का इस्तेमाल करके उस मोटे आदमी के साथ मजाक करके उसे खूब हंसाया। उस आदमी के खड़े होने के पल का इंतजार करते हुए उसने आर्थर के निर्देशों के अनुसार जल्दी से अपने वाइन ग्लास में जहर घोलने का सोचा, लेकिन अंत में उसने उसे जहर नहीं दिया। वह जो चाहता था वह अपने हाथों से उसका गला घोंटकर उसे मारना चाहता था। स्टीव ने जानबूझकर पहले निकल गया। बड़ा आदमी तुरंत उसे खोजने के लिए उसके पीछे गया। उसने उसे वापस अपने घर बुलाया। स्टीव ने एक बार फिर आर्थर की योजना का पालन नहीं किया। आर्थर ने कहा कि उस मोटे आदमी से हाथापाई बिल्कुल न करें, क्योंकि वह तुमसे हठा कठा है, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब उस आदमी ने स्टीव को अपने निजी घर ले गया और उसे विवाह के लिए प्रपोज किया, तो उसने स्टीव की शर्ट के बटन एक एक करके खोलने शुरू कर दिए। स्टीव को भी यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने अपने सामने खड़े आदमी की बेल्ट खोलकर उसका साथ दिया, जिससे वह खुशी से मुस्कुराने लगा। उस पल का फायदा उठाते हुए तो उसने बेल्ट पकड़ी और उसे उसकी गर्दन के चारों ओर कस दिया। हालांकि वो मजबूत होने के कारण उस आदमी ने अपनी बाहें पीछे की स्टीव की शर्ट पकड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उस आदमी ने स्टीव को रसोई में घसीटा और उसे मेंढक की तरह इधर उधर फेंका। उस आदमी की अनदेखी का फायदा उठाते हुए स्टीव ने उसके पेट में एक पेचकस से हमला किया। वह फिर हमला करता है। कुछ देर की प्रयास के बाद उसने आखिरकार उसे नीचे गिरा दिया और उसके सीने में बार बार चाकू घोंप दिया। खून से इस आदमी की शर्ट भीग गई। स्टीव बुरी तरह से घायल होकर आर्थर के घर लौटा, जिससे वह बहुत निराश हो गया, क्योंकि स्टीव ने अपनी मर्जी से काम किया। उसे साफ सफाई से निपटने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने नहीं सुना। अब वह दर्द महसूस करेगा और सबक जरूर सीखेगा। परंपरा के अनुसार हर बार मिशन पूरा होने पर उसे बार में ले जाता था। यहाँ आर्थर उस दिन वाली सुंदर लड़की से फिर मिला, इसलिए वह उसके पीछे चला गया। स्टीव भी कम नहीं था।
उसने भी एक सुडौल लड़की को देखा। अपने प्रेमिका को अलविदा कहने के बाद आर्थर एक पैकेज लेने के लिए हवाई अड्डे गया। उसने ध्यान से बॉक्स खोला। ये वह पैसे थे जो संगठन ने उसे हत्या करने के बाद दिया था। इस समय डीन ने फोन किया। उसने उससे पूछा कि उसने मिशन पर किसी और को क्यों भेजा और यह समझौते के अनुसार नहीं था। उसने कहा कि उसका केवल हैरी के साथ समझौता था, संगठन के साथ नहीं। डीन को पता चला कि वह जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग दे रहा था वह और कोई नहीं बल्कि हैरी का बेटा था। उसने आर्थर को चेतावनी दी कि वह अपने साथ ऐसे सांप को न ले जाए जो उसे ही न डस ले। फिर डीन ने उसे एक नया मिशन सौंपा। यह लेन देन बहुत बड़ा था, इसलिए डीन ने इसे जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया। उसने नए मिशन वाले आदमी की फोटो देखी और उसे जवाब दिया कि वह इस पर पहले विचार करेगा। घर वापस आकर उसने उस फोटो को एक बोर्ड पर पिन कर दिया। वीडियो क्लिप के माध्यम से उसका नाम एंड्रयू था। 45 वर्षीय खुद को धार्मिक गुरु बताता है। उसने चर्च और कट्टर अनुयायियों से लाखों डॉलर कमाए थे। स्टीव और आर्थर ने उसे जल्दी से खत्म करने की योजना पर चर्चा की। वे शिकागो गए, वो शहर जहां एंड्रयू और उसका पंथ चल रहा था। उन्होंने इस आदमी को दूर से देखा। यह स्पष्ट था कि वह एक धोखेबाज था। उस पर भिक्षुणी की हत्या का आरोप था। 2 हफ्ते पहले उसे एंड्रयू के साथ जाते हुए देखा गया था और फिर गायब हो गई। पुलिस को 2 हफ्ते पहले ही शव मिला था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उस भिक्षुणी ने पहले कहा था कि वह एंड्रयू के बच्चे की मां बनने वाली है। उस आदमी ने उसे चुप कराने के लिए $22 मिलियन खर्च किए थे। जब दोनों कहानी पर चर्चा कर रहे थे, एंड्रयू बहुत थका हुआ लग रहा था और कमरे में चला गया। लेकिन जब कोई आया तो वह तुरंत सीधा बैठ गया। कई लोग यह सोचते थे कि यह आदमी भगवान का पुनर्जन्म है। उन्होंने आशीर्वाद पाने की उम्मीद में ऑटोग्राफ मांगे। खासकर इस खूबसूरत युवा शिष्य ने। उसे देखकर यह स्पष्ट था कि वह इस धोखेबाज आदमी से मोहित थी। वे उस मंजिल पर चढ़ गए जहां वह रहता था और निगरानी कैमरे लगा दिए। दोनों कुशलता से सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़ गए और पाइपलाइन सिस्टम के माध्यम से अंदर घुस गए। आर्थर ने अपने कौशल का उपयोग करते हुए एक छोटा सा छेद करके एक छोटा कैमरा डाला जिसे वह एंड्रॉय को देख सके। उन्होंने धैर्यपूर्वक इस मोटे आदमी के अंदर आने का इंतजार किया। आज उसका फ्रैंक के साथ एक निजी अपॉइंटमेंट था। यह आदमी उसका निजी डॉक्टर था जिसका काम एंड्रयू के स्वास्थ्य का ख्याल रखना था। कैमरे के माध्यम से स्टीव ने देखा कि फ्रैंक ने एंड्रयू को जो तरल इंजेक्ट किया था वो वास्तव में केटामाइन था, जो एक प्रकार की एनेस्थेटिक दवा है। जब स्टीव को लगा कि आर्थर उसे पीछे हटने के लिए कह रहा है तो उसने आर्थर को दस्ताने पहनने की याद दिलाई। दोनों अंदर चले गए और डॉक्टर के फोन करने के लिए बाहर निकलने का फायदा उठाते हुए एंड्रयू के सामने खड़े हो गए। वह भी नशे में था, इसलिए उसके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। आर्थर ने मोटे आदमी का सिर पकड़ रखा था जबकि स्टीव ने उसके मुंह में एंडोस्कोप डाला, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर वापस आया, उसने एंड्रयू को मरा हुआ देखा और घबरा गया। अगर इस धार्मिक गुरु के मरने की कहानी लीक हो गई तो इन लोगों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। दीवार के अंदर छिपते समय स्टीव ने गलती से एक पेंच नीचे गिरा दिया। फ्रैंक को संदेह हुआ तो अपने अधीनस्थ को जांच करने का आदेश दिया और स्टीव ने अपनी बंदूक निकालकर उसे मार डाला। यह देखकर गुर्गे ने भी गोली चलाई। एक समूह ने दोनों का पीछा किया। आर्थर ने एक बॉडीगार्ड की बंदूक पकड़ी और उसे दीवार पर फेंक दिया। उसने शीशा तोड़ के छत पर चला गया। स्टीव भी कुछ खास बेहतर नहीं कर रहा था। वह अपनी पूरी ताकत से बॉडीगार्डों के समूह से लड़ रहा था। वह साथ साथ आर्थर की स्थिति की तलाश कर रहा था। इस समय आर्थर एक अन्य व्यक्ति से बंदूक छीन रहा था और उसे कई 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। तभी स्टीव ने उसे ढूंढ लिया। दोनों ने सुरक्षा रस्सियां लगाईं, लेकिन रस्सी पर्याप्त लंबी नहीं थी, जिसे दोनों बीच हवा में ही रुक गए। ऊपर से एक बॉडीगार्ड ने उन पर गोली चलाई, लेकिन वे अस्थायी रूप से एक अपार्टमेंट जा गिरते हैं। आर्थर और स्टीव ने इमारत से बाहर निकलने वाले मेहमानों के वेश धारण कर लिए। फिर दोनों अलग हो गए ताकि किसी को पता नहीं चले, इसलिए दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। हवाई अड्डे पर स्टीव का इंतजार करते समय आर्थर फिर से उसी संगठन के हत्यारे से मिला जो दक्षिण अफ्रीका की उस घटना में मृत मान लिया गया था जहां हैरी ने संगठन को बेच दिया था। डीन ने जो कहा उसके अनुसार मामले की जांच करने के लिए वह गुप्त रूप से उस व्यक्ति का बस में पीछा करता रहा। उसने बिना किसी बात को घुमाए फिराए पूछा, तुम अभी भी जीवित कैसे हो? उसने पूछना जारी रखा, दक्षिण अफ्रीका की घटना के बारे में क्या? उसने बेपरवाही से जवाब दिया कि डीन ने खुद उसे बाकी 4 लोगों को मारने के लिए एक बड़ी रकम दी थी, फिर अपनी मौत का नाटक करके गायब हो जाने के लिए कहा था। यह डीन ही था जिसने संगठन को बेच दिया था। इस घटना के बारे में हैरी को पता चल गया था, इसलिए यह पूरा नाटक उसने हैरी को संगठन के नाम पर फंसाने के लिए रचा था ताकि आर्थर को उसके दोस्त की हत्या करने के लिए मजबूर किया जा सके। उस आदमी ने ताना मारा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अचानक उसने चाकू निकाला।
और आर्थर की ओर झपट पड़ा। दोनों पेशेवर हत्यारे थे, इसलिए लड़ाई भी बराबर टक्कर की थी। जब वह पीछे से आर्थर का गला घोंट रहा था, तब उसने आग बुझाने वाले यंत्र की पिन ली और उसके चेहरे पर वार किया। उसने उसे सड़क पर फेंक दिया। एक कार ने उसे कुचल दिया। इसके बाद वह हैरी का बदला लेने के लिए डीन को ढूंढने गया, लेकिन उससे पहले उसने स्टीव को फोन किया। लेकिन स्टीव ने उसे कहा कि संगठन के हत्यारों के एक समूह द्वारा उसे बंदी बना लिया गया है। आर्थर ने कहा कि सोफे के नीचे एक बंदूक है। स्टीव ने बंदूक ली, तीनों लोगों पर हमला किया और वहां से भाग निकला। दोनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। गोदाम में गियर का एक बॉक्स निकालते समय स्टीव ने आर्थर के उपकरणों के बीच हैरी की चांदी की बंदूक की मिली। अब वह जान गया कि आर्थर ही वह था जिसने उसके पिता को मारा था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और आर्थर के निर्देशों का पालन किया। रास्ते में स्टीव ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिन्हें उसने मारा था। आर्थर भी सोचने लगा कि अचानक उसने ऐसा क्यों पूछा, लेकिन आर्थर ने कहा कि उसने कभी उनके बारे में नहीं सोचा। स्टीव ने पूछना जारी रखा कि क्या उसने कभी किसी को मारा है जिसे वह जानता था। आर्थर ने भी हाँ में जवाब देने में संकोच नहीं किया। जब स्टीव ने पूछा कि क्या उसे कुछ अलग महसूस हुआ, तो उसकी आंखें अब आंसू से भर गई थीं। उसने जवाब दिया कि ऐसा करते समय तो नहीं, लेकिन बाद में जरूर महसूस हुआ। उसने जो भी किया नौकरी के लिए किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मिशन के बीच आता है उसे मरना ही पड़ता है। फिर वह दोनों डीन के अधीनस्थ फिंच के घर गए। स्टीव ने चेतावनी के तौर पर तुरंत उसके पैर में गोली मार दी। आर्थर ने उसकी बेटी को बाहर खींचकर उसे धमकाने में भी संकोच नहीं किया। उसे बस डीन की जानकारी चाहिए थी। अपनी बेटी को धमकाने के बावजूद फिंच ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने लड़की के हाथ को एक ग्राइंडर मशीन की तरफ खींचा। अगर फिंच ने जवाब नहीं दिया तो वह लड़की के हाथ काट देगा। उस समय भी फिंच उसके सवाल का जवाब देने के लिए सहमत नहीं हुआ। हालांकि वह भी इंसान ही था। वह नहीं चाहता था कि उसके काम की वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचे। आर्थर ने डीन को हैरी की कीमत के बारे में पूछने के लिए फोन किया। डीन ने जवाब दिया कि यह $50 मिलियन थी। आर्थर को $10 मिलियन ही दिए थे। डीन ने कहा कि हैरी की मौत सिर्फ एक व्यवसाय था। अब उसने बस इतनी ऊंची कीमत रखी कि हर हत्यारा आर्थर का शिकार करना चाहेगा। लेकिन वह एक कदम आगे था। उसने डीन को उसके किले से बाहर निकालने के लिए इमारत के अंदर होने का दावा किया। दोनों ने सभी जरूरी हथियार तैयार किए और हत्या को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने एक कार चुराई और डीन को एक इमारत के सामने रखे वीडियो कैमरे के जरिए ट्रैक किया। उसी समय स्टीव ने बंदूक थामे हुए एक बस को हाईजैक कर लिया। जैसे ही उसने डीन के एस्कॉर्ट काफिले को देखा, उसने गैस पेडल दबा दिया। पूरी गति से गाड़ी भागी और सीधे आखिरी कार से टकरा गई। गोलीबारी एक झटके में हुई। आर्थर ने कुछ लोगों को गोली मारने के बाद एक कचरा ट्रक पर चढ़कर डीन की कार का पीछा किया। स्टीव ने उसे एक छोटी गली में रोक दिया। आगे की कार तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें विस्फोट हो गया। यह देखकर डीन ने तुरंत ड्राइवर को वापस मुड़ने और भागने के लिए कहा, लेकिन आर्थर पीछे से विशाल कचरा ट्रक चला रहा था, आगे बढ़ा और सीधे डीन की कार से टकरा गया। दुर्भाग्यपूर्ण कार कागज की शीट की तरह ऊपर उठ गई। डीन को छोड़कर अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। रेंगते हुए बाहर निकल गया। दोनों इंतजार कर रहे थे दुश्मन के सामने। अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी, फिर ठंडे दिमाग से चला गया। आर्थर की अगली योजना उन दोनों के नाम बदलकर एक साथ गायब होने की थी। स्टीव ने पूछा कि क्या वे एक साथ जाएंगे। उसने जवाब दिया कि यह तुम पर निर्भर है। स्टीव ने पानी लेने के लिए पीछे हाथ बढ़ाते हुए अपने पिता की बंदूक दिखाई। आर्थर जानता था कि उसने सच्चाई जान ली है। उसने चुपचाप स्टीव की बातें सुनी, बिना एक भी शब्द कहे। दोनों ईंधन भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुके। स्टीव गैस पंप करने के लिए बाहर निकला। स्टीव ने पीछे मुड़ने और गैस नोजल की जांच करने का नाटक किया। उसने गैसोलीन को बाहर निकलने दिया। आर्थर कार में बैठा हुआ छोड़कर वहां से चला गया। उसका चेहरा शांत था। स्टीव एक दीवार के पीछे चला गया, अपनी बंदूक निकाली, सीधे कार की ओर गोली चलाई, जिससे कार में विस्फोट हो गया। अंदर सब कुछ जल गया। वह आर्थर के घर फिर से गया। यह नहीं जानता था कि आगे क्या करना है। उसने अपने पुराने मालिक का पसंदीदा संगीत प्लेयर खोला। फिर वह गैरेज में गया, अपनी कार स्टार्ट की और चला गया। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद स्टीव ने अपने बगल की यात्री सीट पर एक कागज का टुकड़ा देखा। उस पर आर्थर का संदेश था, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो मैं मर चुका हूं। स्टीव इस बात को पढ़ के मुस्कुराया। फिर कार में विस्फोट हुआ, जिसमें स्टीव मारा गया। गैस स्टेशन विस्फोट के दृश्य पर अतीत में जांचकर्ताओं ने वीडियो फुटेज की समीक्षा करने के बाद देखा कि विस्फोट से ठीक पहले पीड़ित कार से निकल गया था। इस मूवी का हीरो किसी तरह बच गया। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।